टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा, लेकिन महागठबंधन में अब भी जारी है रार। 12 सीटों पर मची है आपसी तकरार। एनडीए ने साधा निशाना तो आरजेडी ने कहा ऑल इज वेल। नीतीश कुमार ने शुरू किया प्रचार। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा खत। कहा दिवाली में बाजार पर दिखा जीएसटी सुधारों का सकारात्मक असर। स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी को मिली प्राथमिकता। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। त्योहारों पर देश भर में बाजारों में बम्पर बिक्री। नवरात्रि से दीपावली तक चले फेस्टिव सीजन में देश भर में कुल कारोबारी बिक्री 6 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले साल की तुलना में 25% का इजाफा। इस बार दिवाली पर नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में भी जले दिए। पीएम मोदी ने कहा इन इलाकों में जड़ से मिटा नक्सलवाद और माओवादी आतंक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ने ठान लिया कि नक्सल की समस्या को आगे नहीं बढ़ने देंगे। सुरक्षा बलों को भी सराहा। छठ पर लोगों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए रेलवे ने किए हैं पूरे इंतजाम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। मुसाफिरों की सुविधाओं की समीक्षा की। रेल भवन के वॉर रूम से विशेष गाड़ियों के संबंध में ली जानकारी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिहार का चुनावी संग्राम अब अपने पूरे शबाब पर है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होते ही सियासी तापमान भी चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ एनडीए एकजुटता और तालमेल की मिसाल पेश करते हुए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुका है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एनडीए के तमाम बड़े नेता प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं, वहीं महागठबंधन के भीतर की असहमति अब खुले तौर पर सामने आने लगी है। देखिए बिहार के रण का पूरा हाल इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। एनडीए ने अपने घटक दलों के साथ सीट बंटवारे से लेकर नामांकन तक में आपसी सहमति और सहयोग की मिसाल पेश करते हुए चुनावी मिशन के साथ मैदान में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सभी एनडीए नेता प्रचार अभियान के लिए मैदान में उतर चुके हैं। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो उनके समय में कोई काम नहीं था। और जब उसके बाद हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। वहीं राज्य में सीटों को लेकर महागठबंधन में फंसा पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। गठबंधन की ओर से अब तक कोई औपचारिक ऐलान सामने नहीं आ पाया है। हालत यह है कि प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की तरफ से 250 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। लगभग 12 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। कमाल की बात यह है कि राजद और कांग्रेस खुद 7 सीटों पर सीधी लड़ाई में है। माना जा रहा है कि महागठबंधन में मची खींचतान ने जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को असहज कर दिया है, वहीं मुकेश साहनी जैसे नेताओं के अस्तित्व पर संकट का समय शुरू हो चुका है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि कांग्रेस और राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। जेएमएम ने गठबंधन पर पुनर्विचार की भी धमकी दे डाली है। इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। अंततः गठबंधन में कहीं जगह नहीं मिला, सिर्फ भ्रम पैदा किया गया। गठबंधन में पहले से ही जेएम नहीं है। इंडिया ब्लॉक में जरूर है, लेकिन बिहार के गठबंधन में वो नहीं है। और रहा कि अभी क्या लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे वो हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है, सब स्वतंत्र है, सब पार्टी लड़ने के लिए।
गठबंधन में मचे सरफुटौवल पर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। भाजपा जहां महागठबंधन को टुकड़े टुकड़े गठबंधन बता रही है, तो वहीं जदयू का कहना है कि महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व नहीं बचा है। मतदाता यही देख रही है कि जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो सरकार क्या चलाएगी। अभी ही सीट के लिए अभी ही मारामारी चल रही, वो बिहार का क्या करेंगे। जब 150 4-5 पार्टी मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं तो 13 करोड़ लोग को क्या संभालेंगे। जिस तरीके से समन्वय नहीं बैठ पाया है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। एनडीए वैसे ही मजबूती से आगे बढ़ रहा था, पर अब तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ने हम लोग को कई ऐसी सीट जो संभवतः हम लोग के लिए मुश्किल हो रही थी, उस पर भी वॉक ओवर दे दिया। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी राजद और कांग्रेस का दावा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। वे इसे फ्रेंडली फाइट मान रहे हैं। हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। कल तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है, बिहार वासियों को संबोधित किया है दीपावली के अवसर पर। स्वाभाविक तौर पे ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में अगर सीटों की मांग की थी तो गठबंधन के संयोजक आरजेडी नेता तेजस्वी जी हैं। अगर उन्होंने सीट देने की बात कही, उसके बाद अगर उन्होंने सीट नहीं दी तो स्वाभाविक तौर पे ये समीक्षा की बात हो सकती है। बिहार चुनाव में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन में सीधी लड़ाई के बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज और ओवैसी की एआईएमआईएम भी दोनों गठबंधन का कई सीटों पर सरदर्द बढ़ा सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने चुनावी विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर जरूरी निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन मतदान के दिन और उसके एक दिन पहले किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा, जब तक कि उस विज्ञापन की पूर्व स्वीकृति राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्राप्त न हो। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार के मोतिहारी से सटे सुगौली विधानसभा क्षेत्र में नामांकन समीक्षा के दौरान बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। नामांकन पत्र की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर 5 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इनमें सबसे बड़ा नाम महागठबंधन के वीआईपी प्रत्याशी एवं राजद विधायक शशि भूषण सिंह का है, जिनका नामांकन रद्द होने से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। सुगौली सीट पर नामांकन रद्द होने से जहां महागठबंधन खेमे में निराशा का माहौल है, दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा। पीएम ने पत्र में लिखा कि मेरे प्यारे देशवासियों, ऊर्जा और उमंग से भरी दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की भी सीख देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों में हमने देखा है कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए और उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई है। देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीते कुछ दिनों पहले देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की कम दरें लागू हुई हैं। जीएसटी बचत उत्सव में देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में एक नागरिक के तौर पर हमारा प्रमुख दायित्व है हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। हम स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें ये स्वदेशी है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाएं। हम हर भाषा का सम्मान करें। हम स्वच्छता का पालन करें। हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करें और योग को अपनाएं।
ये सारे प्रयास हमें और गति से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। दीपावली हमें ये भी सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। इसी भावना से हमें भी इस दीपावली पर अपने समाज में, अपने आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मकता के दीप जलाने हैं। एक बार फिर आप सभी को दीप पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नक्सलवाद के खिलाफ देश की जंग निर्णायक मोड़ पर है। एक समय नक्सल हिंसा से दहशत में रहने वाले इलाके आज विकास और रोशनी से जगमगा रहे हैं। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार की दीपावली इसलिए भी खास है क्योंकि नक्सल प्रभावित जिलों में पहली बार दिए जले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नक्सलवाद पर मिली सफलता का श्रेय हमारे सुरक्षा बलों को दिया है। सिर्फ 11 साल में 125 से घटकर अब 11 जिले तक ये सीमित रह गया है। नक्सल प्रभाव देश नक्सल मुक्त भारत की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ जंग में देश को लगातार सफलता मिल रही है और देश नक्सल मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में इस साल की दिवाली भी बेहद खास रही। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने इस पत्र में देश से खत्म होते नक्सलवाद का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों में हमने देखा है कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए और उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई है। देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिवाली के मौके पर आईएनएस विक्रांत पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ मिल रही कामयाबी पर विस्तार से चर्चा की थी। पीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में माओवादी आतंकी संविधान को नहीं पहुंचने देते थे, आज वहां युवा हथियार छोड़कर संविधान को माथे से लगा रहे हैं। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। उधर पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नक्सलवाद को खत्म करने में सुरक्षा बलों के योगदान को सराहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के जो क्षेत्र पहले नक्सलियों के आतंक से कांपते थे, आज वहां सड़कें, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। जो क्षेत्र पहले नक्सलियों से के आतंक से कांपते थे, आज वहां रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहां बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने ठान लिया है कि नक्सल की समस्या को आगे नहीं बढ़ने देंगे और पूरे देश को अब ये भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। गौरतलब है कि दीपावली से कुछ दिन पहले 75 घंटों में ही 303 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 3 रह गई है। इसका असर दिवाली पर देखने को मिला और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले के दूर दराज गांव मानपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में लोगों ने दिवाली मनाई। कई गांवों में पहली बार दिए जलाकर और भजन गाकर लोगों ने जवानों के साथ दिवाली मनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
त्योहारों के सीजन में भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए पूरी तरह सतर्क है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे अधिकारियों ने स्टेशनों का निरीक्षण कर सुरक्षा, सफाई और सुविधा व्यवस्था की समीक्षा की। रेलवे छठ के लिए 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्री संतुष्टि और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे का ये त्योहारों का सफर पहले से कहीं अधिक सुगम और सुरक्षित बन गया है। त्योहारों के सीजन में रेलवे की तैयारी अब हर स्टेशन पर दिखाई दे रही है और भारतीय रेल मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित भी दिखाई पड़ रही है। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। उन्होंने मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियतों की समीक्षा भी की। पैसेंजर्स को पूछा है, उन सब ने व्यवस्था के ऊपर अच्छा सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया है और किसी एक बहन ने तो कहा था कि 14 वर्षों से वो अपने यही दिवाली छठ पे काम जाती है, लेकिन इस साल का उनको सबसे अच्छा लगा। मेहनत कर रही है पूरी टीम और करीब करीब अब तक स्पेशल्स में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स जा चुके हैं। प्लस ये जो दिल्ली एरिया है, केवल दिल्ली एरिया में ऑन एन एवरेज डेली 4.25 लाख लोग जा रहे हैं। रेल मंत्री ने रेल भवन के वॉर रूम से विशेष गाड़ियों के संबंध में जानकारी भी ली। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर जरूरी निर्देश रेलवे के अधिकारियों को दिए। उधर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और भीड़ प्रबंधन, साफ सफाई और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। ये जो पीरियड होता है 10 दिन का, रेलवे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पीरियड है, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे से हो, चाहे आप अगर देखें बॉम्बे साइड से हो, सेंट्रल रेलवे से हो, वेस्टर्न से हो, सब तरफ से बहुत सारे लोग उत्तर क्षेत्र में जाना चाहते हैं। नॉर्मली हम लोग जितनी ट्रेनें चलाते हैं, जितने पैसेंजर जब हम लोग लेके जाते हैं, उसके मुकाबले में इस टाइम में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। जब इतने ज़्यादा लोग जाते हैं तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चला पाएँ, लोगों को सुविधापूर्ण तरीके से पहुँच पाएँ। तो इसी प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, 4 लेवल पे कंट्रोल रूम है। उत्तर रेलवे के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए 4,700 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनमें बैठने, पीने के पानी, शौचालय और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। रेलवे 3 स्तरों पर निगरानी का काम कर रहा है। जो स्ट्रेटजी हमने दीपावली के समय अपनाई है, उसी स्ट्रेटजी को हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं छठ के दौरान भी। हम लोग 3 स्तरों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिवीजन लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग जोन स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं रेलवे बोर्ड स्तर पर। 1 से 19 अक्टूबर के बीच रेलवे ने 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। स्टेशनों पर लगातार निगरानी और सफाई व्यवस्था से यात्रियों को राहत मिल रही है। भारतीय रेल ने अपने जांबाज आरपीएफ के जवानों और रेल कर्मियों की सहायता से नई दिल्ली, आनंद विहार समेत देश के अनेक रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने की बेजोड़ कोशिश की है, जिसके लिए भारतीय रेल को याद किया जा सकता है, क्योंकि मुसाफिर जोरदार तारीफ भी कर रहे हैं। बहुत सुविधा मिला है जी, अच्छा। बहुत पुलिस वाले सब बहुत सुविधा दिया है, पानी का, बैठने का सब करके, टिकट चेक करके टिकट काटने को सुविधा मिला है। अच्छा। फिर ट्रेन में बिठा के बहुत सुविधा से हम जाएंगे। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर जी, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन बहुत बढ़िया से व्यवस्था था, कोई दिक्कत नहीं। रेलवे की इस तैयारी और कर्मियों की तत्परता से त्योहारों का ये सफर पहले से ज्यादा सुगम और सुरक्षित बन गया है। निशांत राय के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छठ के मौके पर रेलवे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने अमृत भारत ट्रेन की बोगियों का निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत भी की। इस दौरान हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने रेल मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सामान्य बोगियों में चलने वाले मुसाफिरों के लिए सीट की दिक्कत बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने उन सामान्य मुसाफिरों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई। और उसी अमृत भारत एक्सप्रेस में अभी हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मौजूद हैं, जो मुसाफिरों के साथ रूबरू हो रहे हैं और वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। रेल मंत्री जी, जिस तरीके से अमृत भारत ट्रेन ने एक उम्मीद की किरण जगाई, पहले गरीबों के लिए
सामान्य बोगियों में धक्के खाने के सिवा कोई उपाय नहीं था। लेकिन अब अमृत भारत की परिकल्पना से आराम से मुसाफिर बैठे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। कितनी तैयारियों से आप संतुष्ट हैं? दीपावली और छठ बहुत बड़े महापर्व हैं, मैसिव मूवमेंट होता है देश भर से और प्रयास पूरे किए गए हैं। करीब करीब हर बड़े स्टेशन पे एक अच्छा वेटिंग एरिया बनाया है, होल्डिंग एरिया बनाया है, जिससे पैसेंजर्स आके वहाँ पे रुक सके, वहीं पे टिकट खरीद सके। टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है और फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। कई पैसेंजर्स से मैंने आज फीडबैक लिया है। आप बताएंगे किस तरह की व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि आरपीएफ का भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल्ली पुलिस का भी और रेल मंत्री का भी मतलब तहे दिल से शुक्रिया कि हम लोग सामान्य वर्ग की तरह मतलब जो रिजर्वेशन है वो भी, जो जनरल है वो भी और जो एसी है वो भी, मतलब एक समान बैठ के। और पहले जो सर के ऊपर लात और लात के ऊपर सर, वैसे इस बार नहीं हो रहा है। मंत्री खुद आपका हालचाल लेने भी आए। इनका तो बराबर है और इनको तहे दिल से मतलब अब मतलब क्या बोलूँ, मतलब कितने वर्षों से जाते हैं? ये मेरा मतलब 30 बरस में मैंने पहली बार 30 बरस में मतलब मेरा जो 30-32 बरस का हुआ, 30 बरस में पहली बार मतलब फर्स्ट ऐसा मतलब एक्सपीरियंस और मतलब चलने का मतलब ये जो है धक्का मुक्की से जो है आज बहुत मतलब पैसा भी स्वर्थ, बैठने में भी मतलब अच्छा और सर से भी मुलाकात हो गई। मतलब रेल मंत्री को कितना संतोष मिल रहा है? मुसाफिर तारीफ कर रहे हैं, कितना संतोष? प्रयास लगातार करते रहना पड़ेगा, लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। हाँ, बिहार कब आ रहे हो? बिहार आएंगे, चुनाव में आएंगे, अभी चुनाव का मौसम है। बिहार में भी बहुत सारी ट्रेन इन्होंने चलाई, वंदे भारत चलाई। माने बहुत बहुत धन्यवाद सर का, मोदी सर का। बहुत बड़ा हमारा इनका भाई नाम घर पे नाम लिया था कि हमारा रेल मंत्री पहला बार ऐसा बना है इंडिया का और मोदी जी बने हैं कि इतना व्यवस्था कर दी है। ये शादी बेटी भर की शादी करते हैं, उसे टेंट लगा दिए हैं। इससे दुख सुख की बात क्या है? बेटी की शादी की तरह टेंट लगा दिया गया है, पंडाल। सुख की बात क्या है? सर क्या लगता है, क्राउड मैनेजमेंट करना रेलवे के लिए चुनौती रही है, लेकिन जिस तरीके से बैरिकेटिंग प्लेटफॉर्म पर सीधा 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, लगता है कि भारतीय रेल पहले के मुकाबले बहुत समृद्ध हुई है। प्रयास पूरे हैं, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है लेकिन प्रयास पूरे किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इन चीज़ों का रिव्यू करते हैं, फॉलोअप करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरह से पैसेंजर्स की लाइफ में जितना हो सके हमें मेहनत करनी है, जितना हो सके हमें प्रयास करने। बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा आसान नहीं है, लेकिन प्रयास पूरा सिंसियर है। बिहार में जो आपने काम किए हैं उसके लिए भी आपकी सराहना की जा रही है। भाई हमारे, आपको भी धन्यवाद भाई। कभी राघोपुर आओ हमारे क्षेत्र में। राघोपुर आपका आएंगे। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ये मुसाफिर उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार आप आना, क्योंकि छठ भी है और बिहार में जो इन्होंने काम किए हैं इसके लिए भी रेल मंत्री की जोरदार सराहना तालियां बजाकर की जा रही है। ये सबसे काबिल तारीफ है। कैमरामैन जगमोहन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। रेल मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के लिए अपने घरों को जा रहे यात्रियों से बातचीत कर रेलवे द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। आराम से अंदर आ पाए। बिहार में कहाँ? पटना जा रहे हैं। छठ की पूजा, छठ मैया की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। बाहर से अंदर आने में दिक्कत हुई? होल्डिंग एरिया सारा देखा आपने, कैसा है? अच्छा। अंदर कितना समय लगा अंदर आने में? हमें मुश्किल से 10 मिनट। भीड़ भाड़ तो पिछले 2 साल पहले जब गाँव गए थे, जा रहे थे तो ट्रेन में चढ़े हम दोनों आदमी के, ये बोले अब गाँव नहीं जाना है, कान पकड़ते तो अब से गाँव नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी। और देखिए पूरा प्रयास है। हाँ, और इसी में आप लोग भी बहुत खुश। त्योहारी सीजन में पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने कई खास इंतजाम किए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम आशीष जैन ने बताया कि स्पेशल ट्रेनें, रेलवे वॉर रूम, होल्डिंग एरिया, कतार प्रबंधन और यात्रियों की शिकायतें सुनने के कार्यों में पूर्वोत्तर रेलवे जुटा हुआ है।
इन सभी व्यवस्थाओं से लोगों की यात्रा आसान और आरामदायक हो रही है। साथ ही बता दें, ज्यादातर ट्रेनें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए हैं। न सिर्फ भारतीय रेलवे बल्कि वाराणसी मंडल में भी विभिन्न स्टेशनों से स्पेशल ट्रेन्स का संचालन करा है। हमने हर प्रमुख स्टेशन पे क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है, जिसके लिए कंट्रोल एक्सेस दिया गया है। ये निर्देश दे दिए गए हैं कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन्स का कोई चेंज ना हो। कोच गाइडेंस सिस्टम पर ट्रेन के कोच नंबर को प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करा जाए। जो भी इंफॉर्मेशन है ट्रेन के बारे में वो हर एक इंफॉर्मेशन बोर्ड पर डिस्प्ले हो। त्योहारों की चमक ने इस बार वाकई अर्थव्यवस्था में भी नई रोशनी भर दी है। बाजार भी रोशनी से जगमगा उठे। नवरात्रि से दीपावली तक देश भर में खरीदारी का जबरदस्त उत्साह रहा। कुल कारोबार 6 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। जीएसटी में राहत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र ने व्यापारी और उपभोक्ता दोनों का आत्मविश्वास बढ़ाया। शेयर बाजार में भी रही रौनक। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए और पटाखों की बिक्री ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 7,000 करोड़ का हुआ कारोबार। ये रिपोर्ट देखिए। इस साल दिवाली पर देश भर में लोगों ने जमकर खरीदारी की, जिसकी वजह से कुल कारोबार 6 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। ये पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी कैट की रिसर्च विंग, कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी के मुताबिक रात्रि से दीपावली तक चले फेस्टिव सीजन में देश भर में रिकॉर्ड 5.4 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई, जबकि सर्विस सेक्टर में 65,000 करोड़ की खपत दर्ज की गई। रिटेल सेक्टर की हिस्सेदारी 85% रही और जीएसटी दरों में कमी से खरीदारी में बढ़ोतरी हुई। ऑफलाइन मार्केट में भी अच्छी मांग रही। कन्फेक्शनरी, होम डेकोर, जूते चप्पल, रेडीमेड कपड़े, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसी प्रमुख उपभोक्ता और खुदरा श्रेणियों में जीएसटी दरों में कमी से मूल्य प्रतिस्पर्धा में काफी सुधार हुआ, जिससे खरीदारी में इजाफा हुआ। लगभग 72% व्यापारियों ने बताया कि उनकी बिक्री में वृद्धि सीधे तौर पर जीएसटी में कमी के कारण हुई है। दीपावली व्यापार से लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में 50 लाख अस्थायी नौकरियां बनी। ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों ने कुल बिक्री में 28% योगदान दिया। कैट ने कहा कि 2025 की दीपावली आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया मानदंड बनेगी। भाजपा सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि कैट की ताजा रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी दरों में राहत और स्वदेशी अपनाने के मजबूत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभर रहे हैं, जिन्होंने व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को अभूतपूर्व रूप से प्रेरित किया है। दिवाली के फेस्टिवल व्यापार में एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 5,40,000 करोड़ रुपए का कुल व्यापार हुआ। वहीं सर्विस सेक्टर ने भी लगभग 65,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर हैं जीएसटी में जो रियायतें हुई उसके लिए और स्वदेशी अपनाने के लिए। वहीं दीपावली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 62 अंक की तेजी के साथ 84,426 पर बंद हुआ। निफ्टी की शुरुआत 25,901 पर हुई और 25,934 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। निफ्टी 25 अंक की तेजी के साथ 25,868 पर बंद हुआ। बाजार में तेजी को मेटल और फार्मा शेयरों ने लीड किया। निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी हरे निशान में बंद हुए। लार्ज कैप की तुलना में मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन अच्छा रहा। यह के माध्यम से हम और बेहतर वर्ल्ड को सर्विस कर पाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट से, जैसे बैंकिंग सिस्टम में आपने देखा बहुत नए फॉरेन इन्वेस्टर्स भी नई बैंक्स को टेक ओवर कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंस सेक्टर है, वो भी अच्छा करने जा रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स जो है उनको लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए।
इस दीपावली पर पटाखों की भी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई। पटाखा व्यापारी महासंघ के अनुसार त्योहारी सीजन में लगभग 7,000 करोड़ रुपए के पटाखे बिके, जो पिछले साल के 6,000 करोड़ रुपए के कारोबार की तुलना में 1,000 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। ब्यूरो इनपुट के साथ श्यामा मिश्रा और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की कॉरपोरेट बिक्री में वित्त वर्ष 2024-25 में 7.2% की तेज वृद्धि दर्ज की गई है। आरबीआई ने अक्टूबर महीने के जारी बुलेटिन में ये जानकारी दी। कोरोना में हुई तेज गिरावट के बाद से देश की कॉरपोरेट बिक्री में लगातार सुधार देखा जा रहा है। 2021-22 के दौरान इसमें रिकॉर्ड 32.5% का उछाल दर्ज किया गया था। बीते 5 वर्षों में देश का कॉरपोरेट का मुनाफा बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 7.1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 2.5 लाख करोड़ रुपए पर था। साथ ही इस दौरान शुद्ध मुनाफा मार्जिन बढ़कर 2024-25 में 10% से अधिक हो गया है, जो कि 2020-21 में 7.2% था। आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक अच्छे मुनाफे के चलते सभी कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट को डिलीवरेज करना जारी रखा है और सभी आकार की कंपनियों के ऋण से इक्विटी अनुपात में सुधार हुआ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ब्याज कवरेज अनुपात में काफ़ी सुधार हुआ, जो कोविड के बाद की अवधि के दौरान औसतन 7.7 तक पहुंचा, जो ऋण भुगतान करने की मजबूत क्षमता को दर्शाता है। बुलेटिन में कहा गया है कि परिचालन लाभ मार्जिन मजबूत हुआ है। बड़ी कंपनियां लगातार मध्यम और लघु उद्यमों से बेहतर प्रदर्शन कर रही थीं। चुनौतियों के बावजूद लागत अनुकूलन रणनीतियों ने व्यवसायों को लाभप्रदता बनाए रखने में मदद की। विनिर्माण क्षेत्र ने स्थिर लाभ मार्जिन बनाए रखा, जबकि गैर आईटी सेवाओं ने शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद मजबूती से वापसी की। मध्यम और लघु कंपनियों ने अपनी कर्ज चुकाने की क्षमता में वृद्धि की, जिससे समग्र वित्तीय स्थिरता में योगदान मिला। जीएसटी सुधारों से उत्तराखंड में कृषि, पर्यटन और उद्योग को मजबूती मिल रही है। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की खेती की। पहाड़ी तूर दाल पर केंद्र सरकार ने जीएसटी 12% की जगह 5% कर दी है। इससे उत्तराखंड के 13 पहाड़ी जिलों के छोटे किसानों को फायदा हो रहा है। इसी तरह लाल चावल की खेती करने वाले 4,000 किसान और लखोरी मिर्च से 5,000 किसानों को लाभ हो रहा है। सरकार के इस कदम से पहाड़ी मसालों को बढ़ावा मिल रहा है। जहां ये बदलाव किसानों के लिए नई संभावनाएं ला रहे हैं, वहीं जीएसटी कटौती पर्यटन और कुटीर उद्योग को भी नई उड़ान दे रही है। 7,500 रुपये तक के होटल शुल्क पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इस सुधार से छोटे होटलों, रेस्टोरेंट और होम स्टे चलाने वालों को लाभ पहुंच रहा है। ऊन उत्पाद क्षेत्र में जीएसटी घटने से हस्तशिल्प कारीगरों को भी फायदा हो रहा है। ये बदलाव सिर्फ किसानों और कारीगरों तक सीमित नहीं है। जीएसटी कटौती से विनिर्माण और उद्योग जगत को भी बड़ी राहत मिली है। खाद्य प्रसंस्करण में जीएसटी 12% से घटाकर 5% की गई है, जिससे फल और हर्बल उत्पादों में निवेश बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल में दर 28% से 18% हुई है, जिससे कीमतों में गिरावट और घरेलू मांग बढ़ रही है। वहीं मेडिकल डिवाइस पार्क में जीएसटी घटने से उत्पादन लागत कम होगी। इन सुधारों से उत्तराखंड का उद्योग और निवेश मजबूत हो रहे हैं, साथ ही अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र सीहोर में किसानों को खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। शिवराज ने बैठक में वर्चुअली जुड़े केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और उर्वरक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भोपाल से जुड़े राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो उर्वरक कंपनियों से समन्वय कर समान रूप से खाद वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में शिवराज सिंह ने निर्देश दिए कि किसानों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको खाद मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल येलो मोज़ेक और कई जगह अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई थी। वितरण व्यवस्था में किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। सोयाबीन की फसल येलो मोज़ेक के कारण भी और
कई जगह अतिवृष्टि के कारण भी खराब हुई थी और राहत की राशि नहीं मिली, तो उसमें भी ये कहा कि एक बार रीसर्वे यहाँ बहुत ज़रूरी है, वहाँ हो जाएगा ताकि कोई भी किसान जिसका वास्तव में नुकसान हुआ है वो वंचित ना रहे और इसके बाद फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले। इसलिए भी हम लोगों ने यहाँ चर्चा की फसल बीमा योजना के अधिकारी और बीमा कंपनियों को जोड़ के, ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राहत की राशि के रूप में और फसल बीमा योजना के पैसे के रूप में किसानों की हो जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ महाराष्ट्र तट पर बधावन बंदरगाह परियोजना को पूरा करने के काम में तेजी लाने के लिए मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने परियोजना के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। बधावन बंदरगाह रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक समुद्री व्यापार के अवसरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि इस परियोजना का निर्माण बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में किसान उत्पादक संगठन यानी FPO योजना की शुरुआत की थी। इन संगठनों के जरिए अब किसान न केवल अपने उत्पादों के बेहतर दाम पा रहे हैं, बल्कि आधुनिक खेती और मार्केटिंग से भी जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी शमीम अख्तर बता रहे हैं कि ये FPO किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन दे रहे हैं। कभी अपनी उपज का सही मूल्य न मिलने से परेशान रहने वाले किसान अब एकजुट होकर बाजार में अपनी शर्तों पर सौदा कर रहे हैं। ये संभव हुआ है केंद्र सरकार की FPO योजना यानी 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत आत्मनिर्भर कृषि की ओर एक कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना को वर्ष 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसी साल फरवरी में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। FPO केवल संगठन नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को महत्वपूर्ण बाजार लाभ, मोल भाव की शक्ति और बाजार पहुंच में सुधार के लिए सीधी पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। देश में लगभग 30 लाख किसान FPO से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं। ये FPO अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने से किसान उत्पादक संगठनों की अहमियत और बढ़ जाती है। वैसे तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सब जगह पर सहकारिता विभाग पैक्स के माध्यम से किसानों को जोड़े हुए हैं, लेकिन FPOs में भी अब ये प्रावधान है कि FPO के माध्यम से भी किसान अपनी एक संगठन बना सकते हैं और व्यापारिक दृष्टि से कृषि को देख सकते हैं। तो इस दिशा में जो है सहकारिता मंत्रालय काफी अच्छा काम कर रहा है। किसान उत्पादक संगठनों से कोई भी किसान आसानी से जुड़ सकता है और इससे लाभान्वित हो सकता है। ऐसे किसान भी हैं जिनके पास अपनी खुद की खेती की भूमि नहीं है, लैंडलेस फार्मर होते हैं, वो दूसरों की खेती की ज़मीन का इस्तेमाल करके खेती करते हैं, वो भी FPO का पार्ट बन सकते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों को FPO के माध्यम से दी जा रही हैं जब वो संगठित होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े किसानों को वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग देने के साथ साथ बाजार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान उत्पादक संगठन और सहकारिता दोनों मिलकर ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक रहे हैं। जहां पहले किसान अकेला था, वहीं अब वो एक संगठन का हिस्सा है, आत्मनिर्भर और सशक्त। सरकार का मानना है कि समूह और सहकारिता की भावना से जुड़कर किसान न सिर्फ मुनाफा बढ़ा सकते हैं, बल्कि खेती को एक अस्थायी उद्यम बना सकते हैं। शमीम अख्तर, DD न्यूज़।
पंजाब की अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर बड़ी सफलता हासिल की है। खुफिया जानकारी पर पुलिस ने 2 आतंकवादी गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक खतरनाक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड बरामद हुआ है। एसएसपी देहात मनिंदर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी महकदीप सिंह और आदित्य पाकिस्तान स्थित आईएसआई एजेंट के सीधे संपर्क में थे, जिसने यह हथियार भारत भेजा था। हथियार ड्रोन के माध्यम से इनके पास भेजा गया था। फिलहाल दोनों आरोपियों के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस का उन्होंने 2 व्यक्ति, एक महक और एक आदि, इन दोनों को काबू किया है और उनके पास से एक RPG-22 एंटी टैंक जो RPG वेपन है वो हमने रिकवर किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका एक साथी है जो विक्की नाम का है, जो फिरोजपुर जेल में अभी बंद है। वो ये ISI ऑपरेटिव्स के साथ टच में थे। ये तीनों BKI के साथ एसोसिएटेड हैं और ये जो हमने रिकवरी की है, इसके जो इनके बहुत ही ख़राब मंसूबे थे, हमने वो बिल्कुल उनको असफल किया है। भारत ने जम्मू कश्मीर स्थित नियंत्रण रेखा पर फेंसिंग के ज्यादातर हिस्से को स्मार्ट फेंसिंग में तब्दील कर दिया है। हमारी वरिष्ठ संवाददाता नंदिता डागर ने जम्मू और कश्मीर के नौशेरा स्थित नियंत्रण रेखा पर इस स्मार्ट फेंसिंग का जायजा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में दे फैक्टो बॉर्डर है, उस पर ये है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, या जिसे आम भाषा में बॉर्डर फेंस कहते हैं। ये दे फैक्टो बॉर्डर जो इंडिया और पाकिस्तान में 740 किलोमीटर तक का है, उसकी 3 लेयर्स हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमारी इंडियन आर्मी के ट्रूप्स इसको जो बड़े ही चौकस हैं अपने हथियारों के साथ, यहाँ पे इस फेंस का इसको डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेशन पेट्रोल कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही ख़ास फेंस है क्योंकि 740 किलोमीटर का जो LOC है, उसमें से ज़्यादातर LOC के अंदर ये AIOS या फेंसिंग लगी हुई है और 3 लेयर की फेंस है, जिसमें कॉन्सर्टीना का तार और बार्ब्ड वायर भी हैं। और अब इस फेंस को कैसे हमारी फौज अपग्रेड कर रही है, हमारी थल सेना क्या कर रही है कि इन फेंस को स्मार्ट फेंसेस बना रही है। ज़्यादातर फेंस जो है उसके 740 किलोमीटर से बहुत अधिकतर हिस्सा स्मार्ट फेंस बन चुका है और कुछ हिस्सा बाकी है। स्मार्ट फेंस का मतलब है कि इस फेंस पर जो इसमें बार्ब्ड वायर है, कॉन्सर्टीना तार है, इसमें एकूस्टिक, थर्मल, इंफ्रारेड कैमरे लगे हुए हैं और इसके अंदर AI की भी मदद ली जा रही है। यानी कि कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी जो यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उसे सिर्फ यहाँ के चौकस ट्रूप्स या चौकस फौजी ही नहीं पहचानेंगे, बल्कि इस AIOS या स्मार्ट फेंस की मदद से पता चल जाएगा कि कोई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी आतंकवादी, और AI की मदद से एक स्नाइपर होगा जो जैसे ही ट्रिगर मिलेगा उस पर फायरिंग करेगा। तो हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनकी सुरक्षा में इजाफा होगा। यहाँ नौशेरा सेक्टर में भी एक बटालियन की जो ये फॉरवर्ड पोस्ट है, वो भी उन कई पोस्ट की तरह हैं जो LOC पे ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दिनों में पाकिस्तानी आर्टिलरी शेलिंग यानी तोपों की शेलिंग और स्मॉल आर्म्स, छोटी आर्म्स की फायरिंग के नीचे आई। लेकिन हमारी थल सेना की फौजों ने उसका माकूल जवाब दिया और जैसे कि हमें बाद में पता चला, करीब 100 पाकिस्तानी ट्रूप्स LOC के ऑपोजिट यहाँ पे एलिमिनेट किए गए और पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ साथ पाकिस्तानी टेररिस्ट भी एलिमिनेट किए गए। यानी कि जो यहाँ पे इस LOC की फेंस के ऑपोजिट काला सोनागुड़ा वैली है, समानी वैली है, वहाँ पर पाकिस्तान को भारी भारी नुकसान हुआ। कैमरा पर्सन धीमान के साथ नौशेरा LOC से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 4 दिवसीय केरल यात्रा के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 24 अक्टूबर तक केरल दौरे पर हैं। अपने केरल दौरे के दौरान राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हाइंड 2025 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 13 से 26 अक्टूबर तक हो रहा है।
इसका मुख्य उद्देश्य शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियान को मजबूती देना है। दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों जैसी परिस्थितियों में सामूहिक प्रशिक्षण ले रही हैं। यह अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा साझेदारी को गहरा करते हुए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। काबुल में भारतीय मिशन को अब फिर से दूतावास का दर्जा दे दिया गया है। हाल ही में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान हुई घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को अब भारत के दूतावास के रूप में बहाल करने का फैसला लिया है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। भारत सरकार का कहना है कि ये कदम अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास है। काबुल स्थित भारतीय दूतावास अब अफगानिस्तान में विकास योजनाओं, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को गति देगा। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र बोलीविया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मध्यमार्गी सीनेटर रॉड्रिगो पाज परेरा के जीत हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि श्री रॉड्रिगो पाज परेरा बोलीविया के राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई। भारत और बोलीविया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध लंबे समय से हमारे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की नींव रहे हैं। मैं आने वाले वर्षों में साझा प्रगति और समृद्धि के लिए हमारी साझेदारी को और गहरा करने की आशा करता हूं। चेन्नई और पुदुचेरी के कई इलाकों में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दक्षिणी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक निम्न दबाव क्षेत्र बना है जो तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ते हुए अवदाब में बदलने की संभावना है। हालांकि इस प्रणाली का ओडिशा पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन राज्य में अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर पुदुचेरी और कराईकल के सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज 22 अक्टूबर को बंद रहेंगे। Low pressure area over southwest Bay of Bengal has become a well-marked low pressure area over the same region, and the associated upper air cyclonic circulation is extending up to 7.6 km above mean sea level, and it is likely to move west-northwestward and intensify into a depression over south, west and adjoining west central Bay of Bengal of Tamil Nadu and South Andhra Pradesh coast, and it has no direct impact on Odisha. However, rainfall activity very likely to occur over Odisha for next 7 days. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया गया। उनकी फिल्मों में हमेशा जोश, प्यार और मस्ती झलकती थी। जंगली, कामना, बॉबी जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का अनमोल हीरा बना दिया। उनके झूमने, नाचने के अनोखे अंदाज और उनकी रोमांटिक स्टाइल के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। बॉलीवुड के इस मस्ती भरे सितारे को याद करते हुए पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। आप इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर में जब हर सितारा खुद एक मिसाल था, वहीं एक कलाकार ने अपने जुनून और जोश से लाखों दिलों पर राज किया। यह कहानी है भारतीय सिनेमा के दिग्गज शम्मी कपूर की, जिनकी एक यलगार से पूरा भारत झूम उठा। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। 21 अक्टूबर 1931 को कपूर खानदान में जन्मे वो सिर्फ पृथ्वीराज कपूर के बेटे या राज कपूर या शशि कपूर के भाई नहीं थे। वो एक कलाकार थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई उड़ान दी।
शम्मी कपूर ने अपनी मैट्रिकुलेशन न्यू एरा स्कूल से पूरी की और थोड़े समय के लिए राम नारायण रुइया कॉलेज में अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने 1948 में अपने पिता की थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर्स ज्वाइन की और सिनेमा में करियर शुरू किया। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। जंगली, तीसरी मंजिल, कश्मीर की कली, ब्रह्मचारी, दिल दे के देखो, हर फिल्म एक नई क्रांति थी। 100 से ज्यादा फिल्में, अनगिनत यादें, हर किरदार में एक नई ऊर्जा, हर गीत में नई जान। वो कलाकार जिसने स्टारडम को जश्न बना दिया। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। बदन में सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। वो नाचा, झूमा, हंसा और हर पल को जश्न बना दिया। जहां बाकी हीरो गंभीर थे, वो जिंदगी को खुलकर जीने आया था। उनका जुनून, उनकी मुस्कान, उनका हर वो लेजेंडरी डांस मूव हर दिल को झूमने पर मजबूर कर देता था। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। शम्मी अमर, अविस्मरणीय, भारतीय सिनेमा के असली रॉक स्टार को उनके जन्मदिन पर नमन।